तो दोस्तों आज लेकर के आए हैं आपके सामने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। जी हाँ, जो बायोलॉजी से सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 कल चला था। इससे पहले जो चल रहा था, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि फिजिक्स का सेट चल रहा था, फिजिक्स का सेट खत्म हो चुका है, बायोलॉजी का सेट चल रहा है। तो इसमें बायोलॉजी का सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 से कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको भी इसमें हम ऐड करके लाए हैं सेट नंबर 2 में। और इस सेट नंबर 2 में जो अगला चैप्टर शुरू होगा वो होगा सेल्स, यानी कि कोशिका से। जी हाँ, तो कोशिका से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट नंबर 1 से जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे दोस्त, उसको हमने इसी में ऐड कर दिया है। तो क्या कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, जो लोग मॉक टेस्ट दे दिए हैं उनका भी रिजल्ट आज इसमें आ चुका है, उनका भी रिजल्ट आज हम इसमें दिखा देंगे। ठीक है, तो दोस्त क्या कीजिए कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं। अब जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्त, जा करके पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है जो एग्जाम में आने की संभावना बनती है। इसलिए इग्नोर मत कीजिए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देते हैं दोस्त, उसे पढ़ते रहिए। और रही बात अब पीडीएफ की, तो बायोलॉजी का जो सेट नंबर 1 है उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया गया है। आप वहां से बायोलॉजी का सेट 1 का जो है पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए वहां पे और कल जो आप सेट हमने दिया था उसका आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और मॉक टेस्ट का भी आंसर की इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जो लोग मॉक टेस्ट दिए हैं दोस्त, वो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपना मॉक टेस्ट का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट कीजिए। चलिए अभी जो है आपको सबसे पहले जो बता देते हैं, जो लोग मॉक टेस्ट दिए हैं उनका हम आपको रिजल्ट बता देते हैं कि किसने कितना साइंस में मार्क्स लाए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें देख लीजिए, ये जो है रिजल्ट है जो मॉक टेस्ट 4 का है जिन्होंने दिया है। अब मॉक टेस्ट क्या है कि 5 मॉक टेस्ट 5 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्त फटाफट जाकर के मॉक टेस्ट दे लीजिएगा। वीडियो को पहले शुरू से अंत तक के देख लीजिए, फिर उसके बाद अपना मॉक टेस्ट दे लीजिएगा। तो देख लीजिए, जो मॉक टेस्ट 4 दिए हैं उसी का आंसर की इसमें है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए नंबर फर्स्ट पे जो है वो पंकज कुमार सुल्तानपुर यानी कि यूपी से है। जी हाँ, इन्होंने क्या किया है कि 20 में जो है 16 मार्क्स गेन के 80%। बहुत अच्छा है, आपने मेहनत किया है। इसी तरह से दोस्त मेहनत करते रहिए, जरूर आप टेक्नीशियन में जॉब लेके रहिएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइंस दोस्त टेक्नीशियन ग्रेड 3 में साइंस 40 मार्क्स पूछता है। तो 40 मार्क्स आप कंप्लीट कीजिए, अदर फील्ड से आप मार दीजिएगा, आराम से जो है आपके हाथ में जॉब होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर देख लीजिए, पवन है मेलकानी नैनीताल उत्तराखंड से। जी हाँ, ये पिछले बार इन्होंने 2 बार मॉक टेस्ट गलती से दे दिया था। मुझे लगा कि इन्होंने क्या किया है कि चीटिंग किया, लेकिन नहीं, इन्होंने चीटिंग नहीं किया था। इन्होंने भी कमेंट में मुझे ये चीजें कही थी, लेकिन चलिए अच्छी चीजें इस बार पता चल गया कि नहीं, इन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है। मेहनत करते हैं तो दोस्त मेहनत कीजिए, जरूर आपके हाथ में जॉब होगा। तीसरे नंबर पर देख लीजिए, तीसरे नंबर पर दे दिया है रेहान पूर्णिया, जो पूर्णिया से है। रेहान जो है सो इन्होंने भी क्या किया है कि 14 मार्क्स लाए हैं 20 में। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। अनुभव देख लीजिए, 4th नंबर पे अनुभव है। अनुभव ने ये भी 14 मार्क्स लेकर के आए हैं 20 में 14 मार्क्स। लेकिन दोस्त इसमें आपने लोकेशन मेंशन नहीं किया है, थोड़ा सा लोकेशन मेंशन कीजिए जिससे पता लगे कि आप कहां से मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, प्रेम देख लीजिए, इन्होंने भी 14 मार्क्स गेन किए हैं, लेकिन इन्होंने भी क्या किया है, अपना लोकेशन मेंशन नहीं किया है। मैं बार बार कहता हूं, उसमें लिखा हुआ भी है कि इंटर योर नेम एंड डिस्ट्रिक्ट। तो कम से कम अपना नाम और लोकेशन उसमें मेंशन कीजिए, ताकि पता लगे। जैसे कि ऊपर लोग मेंशन कर रखे तो पता लगता है कि हाँ वहां से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है और लोगों को भी लगेगा ये चीजें, तो दिया कीजिए। उसके बाद देख लीजिए, दे दिया है रितेश कुमार, है ना, शेखपुरा से है। इन्होंने 13 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, 13 मार्क्स लेकर के आए हैं। अच्छा है, मेहनत कीजिए। जिन लोगों का जो है मान लीजिए कि 60 से 65 से ऊपर मार्क्स साइंस में है, अच्छा है। और जिन लोगों को थोड़ा कम है दोस्त, मेहनत कर लीजिए। इसके बाद मोहित देख लीजिए, तो मोहित है, इन्होंने भी 13 मार्क्स लाए हैं 20 में। सही है, 65% है। थोड़ा और मेहनत कीजिएगा और ऊपर जाइएगा। ठीक है, मनोज जयपुर देख लीजिए, मनोज जयपुर है, इन्होंने भी 65% लेकर के आए हैं, यानी कि 13 मार्क्स लेकर के आए हैं 20 में।
तो दोस्त थोड़ा सा क्या है कि आप लोग मेहनत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत की आपकी जरूरत है, मेहनत कीजिएगा जरूर हाथ में जॉब होगा, ध्यान रखिएगा। विवेक कुमार देख लीजिए, इसमें लेकर के आए हैं 13 मार्क्स, ठीक है, 60%। थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। उसके बाद अखिल है, अखिल जो है प्रयागराज से दिए हैं, ये 12 मार्क्स लेके आए हैं 20 में, 16% है। इसी तरह करके विजय है, विजय लोकेशन आप मेंशन नहीं किए, प्लीज लोकेशन मेंशन किया कीजिए, पता लगेगा। और लोग जैसे लोकेशन मेंशन करते हैं उसी तरह से आप भी लोकेशन मेंशन किया कीजिए और मॉक टेस्ट दिया कीजिए, ठीक है। ये भी 12 मार्क्स लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है श्रवण कुमार शाह, जो बिहार यानी बांका से है, ठीक है, इन्होंने भी 12 मार्क्स लाए हैं 20 में, ठीक है। तो ये सभी लोग जो है 60% से अपर वाले हैं। तो जो लोग 60% से नीचे है दोस्त, थोड़ा सा क्या है कि आप मेहनत कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ऊपर चले जाइएगा। अभी तो वक्त है ना, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होनी है, अभी वक्त है, कोई नहीं, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिएगा, आराम से जो है कर लीजिएगा। वैसे हम करवा भी रहे हैं तो हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो जो लोग का नाम इसमें नहीं आया है वो जाकर के क्या कीजिए कि आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और आंसर की भी दिया हुआ है वो भी डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इसमें अपना नाम चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। सबका नाम तो लेना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जहां तक हुआ है नाम हम इसमें ले लिए हैं, ठीक है। तो ये नाम है इन लोगों का। तो क्या कीजिए कि टेस्ट जो है मॉक टेस्ट डेली जो है आप लोग दिया कीजिए। अच्छी चीजें है, आपको पता चलता है कि इससे कि हाँ कहाँ तक के जो है आपने मेहनत की है, कहाँ तक के नहीं की है, तो ये चीजें है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर मत कीजिएगा और शुरू से क्या कीजिएगा कि वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए आपको जो है हम कोशिका से सेल्स से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दे दिया है कि अधिकांश कोशिकाएं क्या होते हैं कि प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, ठीक है। जो कोशिका की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, छोड़िएगा मत। देख लीजिए ऑप्शन आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि पायरुवेट, दूसरा एटीपी, तीसरा आपको दे दिया है कि एडीपी, चौथा दे दिया है कि ग्लूकोज। क्या होगा तो ध्यान रखिएगा कि अधिकांश कोशिकाओं में जो प्रक्रिया होती है उसमें जो ऊर्जा की मुद्रा जो होती है वो क्या होती है कि एटीपी होती है। क्या होती है? एटीपी। अब थोड़ा समझ लीजिए, देख लीजिए इसको, इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है कि जितने भी कोशिका की प्रक्रिया होती है उसमें ऊर्जा की मुद्रा जो होती है उस किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। एटीपी होता क्या है? तो यह एक जटिल कार्बन रसायन होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है कि एक जटिल कार्बन रसायन होता है। यह क्या होता है कि जीवित कोशिका के साथ साथ अन्य कोशिका में भी यह पाया जाता है, ठीक है। जीवित कोशिका के साथ साथ अन्य प्रक्रिया कोशिकाओं में भी पाया जाता है। यह क्या काम करता है? एटीपी तो ऊर्जा को जो है क्या करता है? प्रदान करने का काम करता है। ऊर्जा को प्रदान करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आवेग हो गया, प्रसार हो गया, ठीक है, मांसपेशियों में संकुचन हो गया, प्रसार हो गया, रासायनिक संश्लेषण हो गया। ये सभी में जितने भी ऊर्जा का काम अगर होता है तो वो क्या करता है कि एटीपी ही प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा को मुद्रा किसके रूप में हम लोग जानते हैं? तो वो एटीपी के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस कोशिका अंग को, किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, थैली के नाम से, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन देख लीजिए, कई बार पूछा गया है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो किस कोशिका को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये जानना है। नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है केंद्रक, दूसरा नंबर में आपको दे दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा में सेंट्रोसोम, चौथा में दे दिया है कि लाइसोसोम। क्या होगा? तो दोस्त इसमें जो आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है वो कहा जाता है फोर्थ नंबर लाइसोसोम को। अब समझ लीजिए कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, ये भी जान लीजिए, देख लीजिए। तो ये आपका जो है देख लीजिए, इस फोटो को देखिए, इसमें क्या है कि कोशिका कोशिका जब क्षतिग्रस्त होती है ना, तो कोशिका जब क्षतिग्रस्त होती है तो उसमें जो है लाइसोसोम जो होता है उसमें से एक फट जाता है। लाइसोसोम में से क्या होता है कि एक फट जाता है और कुछ पाचन एंजाइम छोड़ देता है।
क्या करता है, फटने के बाद कुछ पाचन एंजाइम जो होता है वो छोड़ देता है। अब फिर जो है क्या होता है कि जारी जो एंजाइम होती है वो अपनी ही कोशिका को खा करके क्या करती है कि पचा लेती है और अंत में क्या होती है कि वो भी डेड हो जाती है, मर जाती है। इसलिए क्या होता है कि लाइसोसोम को जो है ना, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह दिया है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले जो है अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले जो है अणु पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है ये बताना है। जी हाँ, 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज और 3 कार्बन वाले पाइरुवेट की विखंडन की प्रक्रिया कहां होता है ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि कोशिका द्रव में होती है, दूसरा हरित लवक में होता है, तीसरा आपको दे दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, चौथा दे दिया है कि गोल्जी काय में होता है। कहां होता है तो ध्यान रखिएगा, 6 कार्बन वाले ग्लूकोज और जो है 3 जो है कार्बन वाले पाइरुवेट की क्रिया जो होती है वो दोस्त होती है कोशिका द्रव में होती है। ध्यान रखिएगा, किसमें, कोशिका द्रव में होती है। दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए, फोटो है कोशिका द्रव का है। इसमें क्या होता है कि 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज और 3 कार्बन वाले जो है अणु पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया इसी कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, कोशिका द्रव क्या होता है, कोशिका द्रव क्या होता है कि एक जेल जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, एक जेल जैसा पदार्थ होता है जो कि क्या होता है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है, जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य जो होता है क्या होता है कि कोशिका के अन्य जो है कोशिकांग जो होता है वो कोशिका का द्रव में ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी काय हो गया, है ना, राइबोसोम हो गया, ये सभी चीजें होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है ना, तो समझते चलिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, है ना, उप इकाई संरचना क्या होती है ये बताना है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना बताना है हमें क्या होती है। नंबर देख लीजिए, नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया कि 50S और 40S होता है, या दूसरा दे दिया 50S और 30S होता है, तीसरा दे दिया है 60S और जो है 40S ये होता है, या चौथा दे दिया है कि 0S और 30S होता है। क्या होता है समझिए इस चीज को, आंसर आपको बताते हैं फिर समझाते हैं। तो ये जो ऑप्शन होगा ना दोस्तों, वो होगा मेरा जो है सेकेंड नंबर, मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि वो 50S और 30S होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई की संरचना। अब समझ लीजिए उसमें होता क्या है ये बताते हैं। ये देख लीजिए, ये राइबोसोम है। ठीक है, ये राइबोसोम है। इसमें क्या होता है कि द्रव जो होता है वो झिल्ली से जुड़े होते हैं। इसमें जो राइबोसोम की कोशिका की जो द्रव झिल्ली होती है वो इसमें क्या होता है कि जुड़े होते हैं। ये क्या होता है कि 15 से 20 नैनोमीटर के आकार का होता है, 15 से 20 नैनोमीटर के आकार का होता है। और इसमें क्या होता है कि 2 उप इकाई होता है जो 50S और 30S से बना होता है। ध्यान रखिएगा, जो 50S और 30S से बना होता है, जो आपस में क्या करते हैं कि मिल करके क्या करते हैं कि 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाता है, यानी कि 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाता है। ठीक है, और इस राइबोसोम के ऊपर क्या होता है कि जो है आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो इसलिए इग्नोर नहीं करना है, लेकर के चलना है। हम तो वैसे ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इग्नोर नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन दे दिया कि कौन सा कोशिका अंग, ठीक है, कौन सा कोशिका अंग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को क्या करता है कि खत्म कर देता है। जी हाँ, जहरीले पदार्थ जो होते हैं उसको खत्म करने का काम करता है। कौन सा वह कोशिका अंग है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा कोशिका अंग है जो क्या करता है कि औषधि या विषैले जो भी पदार्थ होते हैं उसको खत्म करने का काम करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि अंधप्रवि जालिका होती है, या दूसरा दे दिया है कि गोल्जी काय होता है, तीसरा आपको दे दिया है कि राइबोसोम होता है, या चौथा दे दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दोस्त कौन सा होता है जो अपने अंदर क्या होता है कि जहरीले पदार्थ को या विषाक्त पदार्थ को खत्म करने का काम करता है। तो दोस्त इसमें जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर क्या होगा कि मेरा फर्स्ट होगा,
कि अंतःपद्रवी जालिका जो होती है वो विषाक्त पदार्थों को खत्म करने का काम करती है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि अंतःपद्रविका जालिका मतलब कि होता क्या है इसमें, तो ये समझ लीजिए, ये आपका जो अंतःपद्रवी जालिका है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि सुकेंद्रक जो है कोशिकाएं, सुकेंद्रक कहने का मतलब क्या होता है कि यूकैरियोटिक सेल्स, उसमें क्या होता है कि एक झिल्लीदार जो है कोशिका अंग होता है, ठीक है। इसका प्रमुख काम यही होता है कि विषाक्त जितने भी पदार्थ होते हैं या औषधि जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं उस प्रभाव को क्या करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है, ठीक है। अंतःपद्रवी जालिका, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसकी रचना जो होती है, ये जो बना होता है, ये बना होता है जो है प्लाज्मा झिल्ली से ही बना होता है, मतलब उसके समान ही होता है, ये कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से किस प्राणी उत्तक में क्या होता है कि चपटी कोशिकाएं होती है। जी है, चपटी हुई कोशिका होती है, किस प्राणी में होती है ये बताना है। इसमें किस प्राणी के उत्तक में चपटी हुई कोशिका होती है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें कि प्लाज्मा कोशिका में होती है, या सल्की जो है दे दिया है कि उपकला में होती है, या तीसरा घनाकार जो है उपकला में होती है, या चौथा आपको दे दिया है कि मास्ट कोशिका में होती है। दोस्त किसमें चपटी हुई कोशिका होती है, तो समझ लीजिए चपटी हुई कोशिका जो होती है वो होती है आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सल्की उपकला में। किसमें होती है, सल्की उपकला जो उत्तक होती है उसमें उत्तक जो होती है वो चपटी हुई होती है, दिखाते हैं। तो ये है, ये देख लीजिए, ये क्या है कि सल्की उपकला है, इसमें जो उत्तक पाया जाता है दोस्त, वो एक चपटी हुई कोशिका के पतले अस्तर के रूप में बना होता है, इस तरह का। इसके किनारे किनारे क्या होता है कि अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित, कोई नियमित नहीं होता ये चीजें, ठीक है। यह क्या करता है कि उत्तक रक्त वाहिका की भित्ति में, और क्या होता है कि फेफड़े में वायुकोश में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। और क्या होता है कि यह जो है विसरण सीमा का कार्य करता है, विसरण सीमा का कार्य करता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दे दिया है इसमें कि किण्वन की प्रक्रिया जो होती है वो केवल ऑक्सीजन के लिए आवश्यक नहीं होती है, ये दे दिया है। या दूसरा दे दिया है इसमें, आपको देख लीजिए कि श्वसन के प्रथम में क्या होता है कि आपको जो चरण में पायरुविक जो है अम्ल का निर्माण होता है, ये दे दिया है। या सेकेंड थर्ड नंबर आपको दे दिया कि श्वसन के प्रथम चरण में क्या है कि ग्लूकोज का विघटन होता है, ये। या चौथा नंबर आपको दे दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। क्या होता है इसमें, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्त इसमें सारे स्टेटमेंट सही है एक के छोड़ करके, तो कौन सा किसको छोड़ करके, तो ये फोर्थ नंबर जो आप देख रहे हैं दोस्त उसको छोड़ करके बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, ये गलत दे दिया है। किसका विघटन होता है, तो विघटन होता है इसमें पायरुवेट का विघटन होता है, ध्यान रखिएगा, किसका, पायरुवेट का विघटन होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो एक पावर हाउस यानी ऊर्जा घर के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस या पावर हाउस या ऊर्जा घर के किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, तो हमें भूलना नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इसमें दे दिया है कि कैसेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में क्या होता है कि एचसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य जो है किया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए जो एचसीआर दे दिया है उसका एचसीआर का पूरा नाम होता क्या है। तो एचसीआर का जो नाम होता है वो दोस्त होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, एचसीआर का पूरा नाम यही होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसमें ऑप्शन बताते हैं कि एचसीआर किसके द्वारा जो महत्वपूर्ण यकृत कोशिका में एचसीआर के द्वारा महत्वपूर्ण
कार्य किया जाता है ये बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें कि औषधि और विषों को निराविषीकरण करने का काम करता है, या दूसरा लिपिड, दूसरा दे दिया है कि लिपिड का संश्लेषण होता है, या तीसरा दे दिया है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, या चौथा दे दिया है आपको जटिल शर्करा का जो है संश्लेषण होता है। किसका होता है? तो ध्यान रखिएगा कि कैरेसुकियों की एकृत जो है कोशिकाओं में जो होता है SCR के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है फर्स्ट नंबर कि औषधियों और विषों का क्या है कि निवारीकरण करने का काम करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब समझ लीजिए इसको तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कीजिएगा, भूलिए नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है ना कोशिकीय घटक को कोशिका प्रोटीन के जो है कारखाने के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है, फैक्ट्री के रूप में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिखा देते हैं कि दे दिया है कि राइबोसोम को जाना जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, या तीसरा दे दिया है गोल्जी काय को जाना जाता है, या चौथा हरित लवक को जाना जाता है। किसको जो है प्रोटीन के कारखाने, प्रोटीन के फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त प्रोटीन के फैक्ट्री के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है राइबोसोम को। आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम को जो है प्रोटीन के फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। देख लीजिए ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम को क्या कहते हैं कि प्रोटीन के एक फैक्ट्री के कारखाने के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम में क्या होता है कि RNA और प्रोटीन दोनों से बने होते हैं, ठीक है, दोनों से बने होते हैं। यह कोशिका में क्या होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण स्थान ही माना जाता है इसमें, तो इसलिए प्रोटीन का इसको फैक्ट्री कहा जाता है। तो भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेकर के चलते हैं। दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। देखिए हम आपको इसमें उससे पहले भी बता दिए थे कि पावर हाउस या ऊर्जा घर के बारे में कह सकता है। अब पूछा भी गया है NTPC में एग्जाम, तो किसे कहते हैं आप खुद मार दीजिए। इसमें पहला नंबर जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी को तो कहा जाता है पावर हाउस या ऊर्जा घर के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं। अब देख लीजिए आपको दिखा भी देते हैं कि यह माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी को जो है क्या कहा जाता है कि जो है आपको पावर हाउस या ऊर्जा घर के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये भी तो जान लीजिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है, और ATP आपको हम बता ही दिए हैं कि क्या होता है। तो ATP के रूप में ऊर्जा इसमें क्या होता है कि प्रदान होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि पावर हाउस, ऊर्जा घर या बिजली घर कहिए, ये कहा जाता है। इसकी खोज जो किया गया था 1857 में किया गया था। किसने किया था? अल्बर्ट बॉन कोलिकर ने किया था, अल्बर्ट बॉन कोलिकर ने किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। दे दिया है कि स्लाइडेन अथवा स्लाइडेन और श्वसन, ठीक है, स्लाइडेन और श्वसन द्वारा दिया गया है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें कि कवकों पर नहीं होता है, दूसरा जंतुओं पर नहीं होता है, तीसरा दे दिया है कि विषाणुओं पर नहीं होता है, और चौथा दे दिया आपको कि शैवालों पर नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? तो दोस्त इसमें जो होता है, ठीक है, इसमें किस पे लागू नहीं होता है? स्लाइडेन और श्वसन द्वारा जो है की गई कोशिका सिद्धांत वो लागू नहीं होता है। नंबर थर्ड पे जो दे दिया है विषाणुओं पर, इस पे लागू नहीं होता है। समझ लीजिए इसको कि स्लाइडेन और श्वसन जो होता है ना वो कवकों पर लागू होगा, उसका जंतुओं पर भी लागू होगा, शैवालों पर भी लागू होगा, लेकिन लागू नहीं होगा तो इसी विषाणुओं पर लागू नहीं होगा। तो दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं है। अब चलिए आपको दिखा देते हैं, कल जो सेट नंबर 1 से कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था उस क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, उसको भी छोड़ेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है। आपको भी PDF जल्द ही मिल जाएगा, इसका भी अगले वीडियो से में आएंगे तो उसका PDF आपको दे देंगे। सेट 1 का PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें आपको दिखाते हैं कल के सेट नंबर 1 से जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसी का है। क्वेश्चन नंबर इसमें देख लीजिए दे दिया है, तो इसमें दे दिया है कि सोरोलॉजी, सोरोलॉजी किसका अध्ययन है ये बताना है। तो दोस्त सोरोलॉजी किसका अध्ययन होता है ये बताइए। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि मच्छर, दूसरा दे दिया है छिपकली, तीसरा दे दिया है तिलचट्टा, और चौथा दे दिया है सांप। तो सोरोलॉजी जो होता है दोस्त वो होता है छिपकली का अध्ययन। छिपकली का जो स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है कि सोरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है।
अब समझ लीजिए सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन हो गया। इसी तरह से क्या होता है आपको बता देते हैं कि एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी जो होता है वो क्या होता है कि कीट पतंग का स्टडी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सर्पेटोलॉजी जो होता है, सर्पेटोलॉजी, सर्पे से ही नाम पता चलता है, तो सर्पेटोलॉजी में क्या होता है कि आपका जो है सांप का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी नाम से ही पता चलता है कि सर्पेटोलॉजी, तो सर्पेटोलॉजी में सांप के अध्ययन किया जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया कि प्राचीन काल में जानवर, पौधे एवं अन्य जीव, ठीक है, कि संरक्षित अवशेषों या चीहों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। ठीक है, प्राचीन काल की बात कर रहा है। तो प्राचीन काल में जो जानवर, पौधे, जीव, ये सब क्या है, तो प्राचीन काल के हिसाब से अगर अभी देखा जाए तो ये सभी तो जीवाश्म हो गए, तो इस सभी का अध्ययन क्या कहलाएगा ये देखना है। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन जो है आपका जीवाश्म विज्ञान ही कहलाएगा, यानी कि पैलियोटोलॉजी कहलाता है, इसको पैलियोटोलॉजी कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान को। तो कभी कभी आपको हो सकता है कि पैलियोटोलॉजी न दे करके आपको सीधा दे देगा कि जीवाश्म विज्ञान, तो फिर क्या कीजिएगा। चलिए अन्य जो बचा हुआ है उसको भी समझ लीजिए आपको कि क्या है क्या नहीं है। कि नृविज्ञान, तो नृविज्ञान में होता क्या है ये समझ लीजिए। तो नृविज्ञान में जो होता है मानव शास्त्र और मानव के विज्ञानों का स्टडी किया जाता है। ठीक है, पुरातत्व विज्ञान तो आपको जानते ही हैं कि पुरातत्व विज्ञान जो आर्कियोलॉजी होता है वो क्या करता है कि मानव संस्कृति के विकास के क्रम को समझने और उसकी व्याख्या करने की कार्य करता है। ये तो पता है। औषधि विज्ञान होता है, तो औषधि विज्ञान में क्या होता है कि जड़ी बूटी जो होता है उसी का तो स्टडी किया जाता है, तो वो औषधि विज्ञान होता है। इंपॉर्टेंट है, इस सबको जो है ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इस सबसे आ ही जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। ये तो पता है आपको, फाइटोलॉजी है ना। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पादप में जो पादप क्या होता है, फाइटोलॉजी में पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा कि पौधों का स्टडी किया जाता है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन एनटीपीसी में, इसको ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें कि ऑन्कोलॉजी क्या है, कि ऑन्कोलॉजी में किस बीमारी का उपचार से जुड़ा हुआ है, किस बीमारी के उपचार से अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी में, ये बताना है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है आपको कि अस्थि सुरिस्ता का अध्ययन किया जाता है, या दूसरा मधुमेह का, या तीसरा दे दिया आपको कैंसर का, या चौथा दे दिया है इसमें कि वृक्क संबंधी विफलता का, किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्त ऑन्कोलॉजी में जो किया जाता है स्टडी वो किया जाता है थर्ड नंबर मेरा कैंसर से किया जाता है। समझ लीजिए, कैंसर चिकित्सा का स्टडी उसमें किया जाता है। इस कैंसर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, कर्क नाम से जानते हैं, कैंसर को कर्क नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अस्थि सुरिस्ता जो होता है, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे दिया है, उसमें क्या होता है कि अस्थि सुरिस्ता में उम्र संबंधी विकार, या जो है आपको कहिए कि अस्थि के पदार्थ की कमी, क्या होता है, अस्थि के पदार्थ की कमी का उसमें क्या होता है कि स्टडी किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अस्थि सुरिस्ता नाम से ही पता चलता है। तो ये उम्र संबंधी विकार कहिए या अस्थि पदार्थ की कमी कहिए, उसकी कमी के जो स्टडी होती है उसको जो अस्थि सुरिस्ता कहा जाता है। ठीक है, तो ये है। दूसरी नंबर जान लीजिए कि अस्थिभंग, अस्थिभंग की प्रबलता इसमें क्या होती है कि समान होती है। अब समझ लीजिए कि एस्ट्रोजन की इसमें क्या होती है कि कमी भी हो जाती है, एस्ट्रोजन की कमी भी हो जाती है। तो इस सबको क्या कीजिएगा कि जो है ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद मधुमेह है, तो मधुमेह में किसका अध्ययन होता है, तो मधुमेह में तो आपको पता है कि उच्च शर्करा जो चीनी होता है अपने अंदर, तो उसकी बढ़ोतरी की जो है स्टडी की जाती है। जो अग्नाशय से या पीटा जो है इंसुलिन जो ग्रंथि होता है उससे जो उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है इंसुलिन, उस पे जो स्टडी होता है वही होता है। ठीक है, तो मधुमेह ये जान लीजिए। वृक्क संबंधी है, तो वृक्क संबंधी में क्या होता है कि वृक्क जो है खराब है, क्या है, फेलियर है, ठीक है, उसकी जो है किया जाता है। ठीक है, जिसको यूरेनिमा भी कहा जाता है। तो ये सबको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कवक विज्ञान क्या होता है। तो कवक विज्ञान होता क्या है ये समझ लीजिए। पहला नंबर ऑप्शन देख लीजिए, पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है इसमें कि बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान में, या कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है, या वायरस का अध्ययन किया जाता है, या चौथा दे दिया है कि परजीवी का अध्ययन किया जाता है। दोस्त किसका अध्ययन किया जाता है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कवक विज्ञान में जो स्टडी किया जाता है वो दोस्त सेकेंड नंबर कुकुरमुत्ता का स्टडी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा मत, है ना।
आप समझ लीजिए कि जो है जैसे कि कवक विज्ञान होता है जिसको माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी भी दे सकता है या कवक विज्ञान भी दे सकता है, तो ये कवक विज्ञान या माइकोलॉजी दे देता है। तो यही जो है कुकुरमुत्ता है ना, क्या जो इसमें क्या होता है कि स्टडी किया जाता है। उसके बाद एपीकल्चर, एपीकल्चर तो आपको पता ही है कि उसमें मधुमक्खी के पालन का स्टडी किया जाता है ना। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में आपको पता है कि छिपकली का जो है स्टडी उसमें किया जाता है, तो ये सब पता होना चाहिए। या इथियोलॉजी होता है ना, इथियोलॉजी जो पीसी कल्चर से संबंधित रखता है, मछली पालन से संबंधित रखता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और निथोलॉजी होता है जो पक्षियों के स्टडी किया जाता है, तो ये सब क्या कीजिएगा कि ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में इसमें आपको दे दिया है कि ओनेरेलियो, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है, ये है कि ओनेरेलियोलॉजी जो है किसका अध्ययन है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि भगवान का है, या सपने का है, या तीसरा नंबर दे दिया नींद का, या चौथा रंग का। किसका ऑर्नियोलॉजी में स्टडी किया जाता है? तो दोस्त ऑर्नियोलॉजी में जो किया जाता है वो किया जाता है सेकंड नंबर, सपने का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें सपने का शोध किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, इस सबसे क्वेश्चन आ ही जाता है। दे दिया कि टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जी हाँ, टॉक्सिकोलॉजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिए कि इंसानी व्यवहार का अध्ययन होता है, दूसरा जहर का होता है, तीसरा आपको दे दिया कि भू संरक्षण का होता है, चौथा दे दिया आपको चट्टान का होता है। दोस्त किसका होता है? तो टॉक्सिकोलॉजी में जो अध्ययन होता है ना दोस्त, वो जहर का अध्ययन होता है, जहर का अध्ययन किया जाता है उसमें। ठीक है, किसी भी विषाक्त पदार्थ जो होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, उस सभी को जो है जहर के अंदर रखा गया है, और उसी का जो है इसमें क्या किया जाता है कि स्टडी किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है किससे? टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शन दे दिया है आपको, पहला नंबर ऑप्शन दे दिया है कि जैव विविधता से संबंधित है, दूसरा दे दिया है कर ढांचा से संबंधित है, तीसरा दे दिया है आपको कि खगोल विज्ञान की एक शाखा है उससे संबंधित है, या मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्त टैक्सोनॉमी में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है जैव विविधता का। फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, जैव विविधता का अध्ययन जो है टैक्सोनॉमी में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सबको भूलिएगा नहीं। सारा का पीडीएफ जो है आप कल मिल जाएगा, इसका आराम से डाउनलोड करके क्या कीजिएगा कि पढ़ लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन क्या कहा जाता है? जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, उसका स्टडी क्या कहलाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि कोशिका जीव विज्ञान कहलाता है, या साइटोलॉजी कहलाता है, या तीसरा आपको दे दिया कि सेल फिजियोलॉजी कहलाता है, या चौथा दे दिया उत्तक विज्ञान। तो स्वाभाविक है कि उत्तकों का अध्ययन किया जा रहा है तो उत्तक विज्ञान ही कहलाएगा। ये फोर्थ नंबर मेरा क्या होगा ऑप्शन कि करेक्ट होगा। इसमें क्या होता है कि विभिन्न उत्तकों का स्टडी किया जाता है। तो दोस्त ये रहा अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्त, इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जैसे हमने फिजिक्स में 40 सेट प्रोवाइड कराए हैं, 40 यानी कि 800 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर कहीं नहीं क्वेश्चन जाने वाला है। टेक्नीशियन वाले एग्जाम में ग्रेड 3 में ध्यान रखिएगा, उससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो इसी तरह से बायोलॉजी का सेट चल रहा है, इसका पीडीएफ डे बाय डे आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। जैसे कि आज हमने बायोलॉजी का सेट 1 प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहां से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। मॉक टेस्ट 5 भी दिया हुआ है, वहां से आप जो है जाकर के मॉक टेस्ट दीजिए। इसका रिजल्ट 1-2 दिन में आपको फिर इस पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्त फटाफट कर लीजिए, वेट मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए। समय निकल जाने के बाद दोबारा समय वापस नहीं आता है। तो फटाफट क्या कीजिए कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।